बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं अदारे में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप बाखैरियत होंगे और अपने ऑनलाइन लेक्चर से को सुनकर आप अपनी भरपूर तरीके से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। बेटे, हमारा जो सिलेबस चल रहा था लास्ट लेक्चर में, पब्लिक फ़ाइनेंस हमारा चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने पहले थ्योरी को मुकम्मल किया, उसके बाद उसमें जो लॉन्ग पॉसिबल लॉन्ग थे उसको डिस्कस किया, फॉर्मेट बनाए कि ये लॉन्ग अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने उसको किस तरीके से उसका आंसर लिखना है। उसके बाद अगला सेशन हमारा होता है एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे और उसमें से जो है वो चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए थे। हम उससे आगे बात शुरू करते हैं। तो जिस तरह से आपको हर एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आपको बताया जाता है कि वो बच्चे जिन्होंने पहले ये लेक्चर नहीं सुना या जिनको ये मालूम नहीं है उनके लिए एक दफ़ा मैं बता देता हूँ कि एमसीक्यूज़ बुनियादी तौर पर जब आप उसे दिलचस्पी के साथ समझ के और हर ज़ाविये से उसके पॉसिबल केसेस को देखकर आप जब सॉल्व करते हैं तो आपके लिए ये बहुत मुफीद होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। यानी कि आप एक फ़ायदा तो उसमें का आपको ये होता है कि उसमें से जिस तरीके से, जिस सूरत में, जिस अंदाज से भी आपसे एमसीक्यू पूछा जाए तो आप उसे आसानी के साथ उसका आंसर लिखते हैं। दूसरा फ़ायदा आपको ये होता है कि आपके उसी एमसीक्यूज़ के साथ आपके कुछ शॉर्ट भी मुंसलिक होते हैं, तो वो भी साथ में आपको बताए जाते हैं और आपको पढ़ाए जाते हैं। तो एमसीक्यू सॉल्व करने का वही मेथड जो आपको पहले बताया है कि सबसे पहले आपने जो स्टेटमेंट आप ऊपर लिखी हुई है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा गया है, आपने उसको जो है समझना है कि इसमें आपसे सवाल कौन सा पूछा जा रहा है। जब आपको सवाल समझ में आ जाता है तो उसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो ये है कि उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपने उन चारों ऑप्शन को एक एक करके पढ़ना है, समझना है और फिर ऊपर जो आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है उसको भी आपने जहन में रखना है। तो फिर आपने उसका एक रब्त जोड़ना है कि इस सवाल का इन चारों में से दुरुस्त जवाब कौन सा हो सकता है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो इसमें चूँकि आपके पास वक्त है भी, अब आप अभी पेपर तैयार कर रहे हैं, तो ये जब आप इस तरह की मशक करते हैं, इस तरह की जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद आप एक तो बहुत ज़्यादा मानूस हो जाते हैं आप उस सिलेबस के साथ, और दूसरा ये है कि जिस तरह का भी आपसे अगर उस टॉपिक से मुतल्लिक़ कोई आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है तो आप उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी होती है। तो ये कुछ गुज़ारिशात थी जो कि आपको पहले भी आपको ये हिदायत दी जाती हैं एमसीक्यू सॉल्व करवाने से पहले, अभी भी है। तो आगाज़ करते हैं हम अपनी बात का कि इसमें हमने जो एमसीक्यू जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है वो ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन गिवन बाय एडम स्मिथ। ये क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू में कि प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन गिवन बाय एडम स्मिथ। उर्दू में बेटे ये एमसीक्यू बनता है कि एडम स्मिथ ने टैक्स
आयद करने के असूल बयान किए। जी सवाल है आपका। एडम स्मिथ ने टैक्स आयद करने के असूल बयान किए। ठीक है, सबसे पहले इसमें मौजूद ऑप्शन हम लिखते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, कि जो MCQs आपका इस नोट्स में यानी यूनिक नोट्स में जो बना हुआ है उस पे हम बात करते हैं कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन गिवन बाय एडम स्मिथ, पहला ए ऑप्शन जो है इसमें लिखा हुआ है 2, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 3, सी ऑप्शन में 4 और इसमें लिखा है 5। ठीक है, तो यहाँ पर एक सूरत और आपको यहाँ बता दूँ, और वो ये है कि जहाँ पे हमने लिखा है कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन गिवन बाय एडम स्मिथ, जहाँ पे ये नंबर में लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5। तो ऐसा भी हो सकता था कि जहाँ पर लिखा हुआ हो वर्ड में, वर्डिंग में TW2, T स्टार, W3, FOUR 4, F5, E5, ऐसा भी हो सकता था। अच्छा, एक तो ये आपने याद रखना है। दूसरी बात ये है कि हमने जो पास पेपर देखे हैं उसमें ऐसा होता है कि सवाल हमसे यही पूछा जाता है, सवाल हमसे यही पूछा जाता है और उसके ऑप्शन में जो है मतलब 5 उसने यहाँ पर लिख दिया, B उसने 2 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ कर 3 यहाँ लिख दिया। तो ये ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से हमने लिखा है कि ए ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन में 3, सी ऑप्शन में 4 और डी ऑप्शन में 5, तो ज़रूरी नहीं है। अब जो पास पेपर हमने देखे हैं उसमें ये दिखाया गया है कि ये ऑप्शन अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी कि ये तो वहाँ पे तो तरतीब से लिखे हुए हैं ना 2, 3, 4, 5, तो ये इससे पहले और बाद में भी मुमकिन है, ऐसा भी हो सकता है जी। अच्छा, एक तो आपने ये याद रखना है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इसमें से आंसर कौन सा है। तो इसके लिए आप ने बुक का जो है वो टॉपिक पढ़ा है प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। उन प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन में आपको 9 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन दिए हुए हैं। उसमें से जो फर्स्ट 4 हैं तो ये वो एडम स्मिथ ने पेश किए थे। तो अब फर्स्ट 4 ये सिर्फ ये आपने नहीं याद रखना कि फर्स्ट 4, और आपको पता भी होना चाहिए कि वो कौन कौन सा प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन है जो कि एडम स्मिथ ने बयान किया। तो उसमें जो है सिंपली हम उसको ये जवाब लिखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन गिवन बाय एडम स्मिथ आर 4। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये सवाल जो है कि या तो ये तो हमने एक दफ़ा से सॉल्व कर दिया है कि कैन प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन स्टेटेड बाय गिवन बाय एडम स्मिथ आर 4। अब बेटे आपको ये बताया था कि ये जो प्रिंसिपल लफ्ज़ है इसकी जगह पर रूल्स भी हो सकता है, कैनन भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये भी मतलब है जहाँ पर लिखा जा सकता है। अब बाद दफ़ा ये लिखा हुआ होता है कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन स्टेटेड बाय एडम स्मिथ स्टेटेड बाय, या इसके अलावा प्रेजेंटेड। ठीक है, यानी कि किसी भी स्टेटमेंट में ये सवाल हो सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन गिवन बाय एडम स्मिथ, स्टेटेड बाय एडम स्मिथ, प्रेजेंटेड बाय एडम स्मिथ। तो वो हैं बेटे 4। अब कौन कौन से हैं ये तो
फ़िलहाल तो हमने इसमें से ये आंसर इसका पढ़ लिया कि फोर कैनन प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन वर स्टेटेड बाय एडम स्मिथ, कि एडम स्मिथ ने जो है वो टैक्स आयद करने के 4 कवानीन बयान किए हैं। ठीक है, अच्छा, एक तो हमने इसको पढ़ लिया, या ये है कि यही वाला सवाल, यही जो हमने ऊपर लिखा है, ये सवाल आपसे यूँ भी पूछा जा सकता है, ये इस MCQ को यूँ भी लिखा जा सकता है कि एडम स्मिथ, यानी कि शुरू में आपको ये लिख के दे दे कि एडम स्मिथ स्टेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन इसका भी मतलब वही है, क्या कि एडम स्मिथ स्टेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। उसमें 2, 3, 4, 5 तो अभी आपने पढ़ा है कि उसका आंसर जो है वो 4 है। ये तो सिंपल हो गया। अब हमने इस MCQs को, यानी एक तो ऑप्शन है ना कि ये MCQs आपका इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, जब इस तरह आपका पूछा जाएगा तो आंसर आपका वही रहेगा कि 4 प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन वर स्टेटेड बाय एडम स्मिथ। एक तो हमने ये किया। अब चूँकि MCQs या जब पेपर हमारे सामने आता है तो ये बड़ा एक कॉमन एक्सपीरियंस है हमारा कि उसमें एक ही बात होती है, और हर साल अगर एक साल में ये सवाल आपसे पूछा जाता है, फिर अगले साल जब उससे बाद किसी साल में पूछा जाता है, तो बात बेसिकली वही होती है, बेसिक आइडिया उसका वही होता है, लेकिन उसकी बाज़ औक़ात क्वेश्चन स्टेटमेंट बदल देते हैं, उसके आंसर बदल देते हैं, तो ये सोचते हैं। यहाँ पर सिर्फ अभी हमने बात की है, एक पॉइंट को लेकर चल रहे हैं कि एडम स्मिथ प्रेजेंटेड या स्टेटेड या गिवन द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन और दे वर 4 इन नंबर, कि वो तादाद में 4 थे। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब हम जब इसी MCQs को जब हम इसकी फॉर्म चेंज करते हैं तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट 4 प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, फर्स्ट 4 principles of taxation were given by या were stated by या were presented by या were defined by। ओके, तो इसका आंसर A, B, C और D। ठीक है, तो ए में मसलन आपको लिख देते हैं जी केन्स, इसमें बी में ऑप्शन आ जाता है मार्शल, सी में ऑप्शन है एडम स्मिथ, और डी में ऑप्शन आप जो है मसलन लिख देते हैं रिकार्डो। ठीक है, अब MCQs उसी का फैमिली MCQ, ये वाला जो हमने ये लिखा है ये बेसिकली वही है, लेकिन थोड़ा सा हुआ क्या है इसमें कि हमने पहले ये पढ़ा है कि फर्स्ट 4 कैनन ऑफ टैक्स यानी प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन स्टेटेड बाय एडम स्मिथ, उसमें हम तो तादाद पूछी गई तो हमने उसका आंसर लिखा था 4। ठीक है, अब इसमें जो है वो उस कैनन ऑफ टैक्सेशन, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन के प्रेजेंट करने वाले का नाम पूछा गया है कि फर्स्ट 4 यानी पहले 4 जो है
टैक्स आयद करने के असूल बयान किए। अब उसमें पहला ऑप्शन केन्स ने, दूसरा ऑप्शन मार्शल, तीसरा ऑप्शन एडम स्मिथ और चौथा ऑप्शन हमारे पास है रिकार्डो। तो हमारा ये वाला हमारा राइट वन ऑप्शन है, ये वाला कि एडम स्मिथ ने जो है 4 टैक्स आयद करने के असूल बयान की। अगर हम इसको फ़र्द किया, हमने अगर याद रखना हो इस बात को तो हम सिर्फ 3 बातें याद रखेंगे। एक बात हम लिखेंगे कि एडम स्मिथ और इसने क्या किया जी, पेश क्या किए, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्स आयद करने के असूल बयान किए। कितने किए जी? 4। और दीज आर फर्स्ट 4 प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। ये हमारे पास जो है वो ये मालूमात हैं, यानी कि एडम स्मिथ ने प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन बयान किए और कितने किए? 4, और उनको हम कहते हैं फर्स्ट 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन। तो अब ये जो आपके सामने मैंने लिखा है, इसी की बुनियाद पर हम जो है वो टैक्सेशन MCQs तमाम बनाते हैं। यानी कि इसमें MCQs जो है हमारे 1 से ज़ायद होंगे। ठीक है, किसी MCQs में आप उनकी तादाद पूछी गई है, किसी में जो है वो टैक्सेशन के रूल्स का कहकर उसके पेश करने वाले का पूछा गया है, या जो है एडम स्मिथ से अपना भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी एडम स्मिथ जो है बेसिकली इसका टैक्सेशन में इसका एक रोल है, इसका एक नाम है, इसकी पहचान है। तो उस हवाले से ये है कि आपसे MCQ जो है वो एडम स्मिथ के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये हमने जो है 3 तरह के MCQ, या तो ये है कि हमसे MCQ की तादाद पूछी जाए, जिस तरह से पहला हमने पढ़ा था कि कैनन ऑफ टैक्सेशन या प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन गिवन बाय एडम स्मिथ, तो उसका हमने ऑप्शन लिखा था 4। अब ये भी हो सकता है कि फर्स्ट 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन वर स्टेटेड बाय, जिसने जब मैंने आपके सामने लिखा है वर गिवन बाय, तो उसमें आपको जो है वो आंसर भी जो क्या नाम है आपसे प्रेजेंट करने वाले का नाम, यानी कि वो इकोनॉमिस्ट का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक इसमें MCQ और बहुत टिपिकल सा हो सकता है, और वो बेटे ये हो सकता है कि यहाँ पर इसी को ही हम आगे बढ़ा लेते हैं, इसी के ऑप्शन चेंज कर देते हैं कि यहाँ पर कि प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन गिवन बाय एडम स्मिथ। इसमें आपके पास ऑप्शन A, B, C और D। ठीक है, अब इस जो अभी हम जो MCQs इसका सॉल्व कर रहे हैं उसमें तादाद नहीं पूछी गई, बल्कि ऐसा हो सकता है कि आपसे वो टैक्सेशन ही पूछ लिया जाए। मसला आप पहला ऑप्शन जो है उसमें कह दिया जाता है कि कैनन ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है जी, इक्वालिटी, कन्वीनियंस और इकोनॉमी। ये 4 मैंने आपके सामने लिखे हैं, यानी कौन कौन से मैंने लिखे हैं? सर्टेनिटी, इक्वालिटी, कन्वीनियंस और जो है वो इकोनॉमी। एक तो ऑप्शन आपका ये हो सकता है। दूसरा जो है आपसे इसमें जो है पी में आपसे पूछ लीजिए इक्वालिटी, ठीक है, कन्वीनियंस, ठीक है,
यूनिफॉर्मिटी और प्रोडक्टिविटी, ये भी चार आपके सामने मैंने लिखे हैं प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। सी ऑप्शन में आपका यूँ हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है जी, और जो है इनमें से आप लिख दें कोई कन्वीनियंस, इकानमी, और उसके बाद वेराइटी। इसके अलावा चौथे ऑप्शन में आप कोई भी लिख दें, मसलन सर्टेनिटी एक ऑप्शन आप लिख दें, ठीक है जी, प्रोडक्टिविटी लिख दें, इसके अलावा इक्वलिटी लिख दें, और जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी लिख दें। अब ये सारे ऑप्शन मैंने एमसीक्यू आपको समझाने के लिए लिखा है। इसमें एक तो ये होगा कि आपका शॉर्ट भी तैयार हो जाएगा। ये जितने भी हैं बेटे, ये एमसी चार आपको जहाँ दिए हुए हैं, चार ये हैं, ये सी ऑप्शन में भी चार हैं और डी ऑप्शन में भी चार हैं। अब आपने इनमें से ये डिसाइड करना है कि फर्स्ट फोर, बल्कि आप यहाँ पर ऊपर इसका नाम भी लिख दें ऑथर का, कि फर्स्ट फोर कैनन ऑफ टैक्सेशन गिवन बाय एडम स्मिथ, यानी कि एडम स्मिथ ने जो चार बताए हैं वो कौन से हैं, ये वाले एडम स्मिथ ने जो चार बताए हैं वो कौन से। ये जितने भी हैं उसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो ये जो है हमने वैरायटी भी, ये सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन है। तो अब हमने लास्ट वाले एमसीक्यूज़ में बताया था कि 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन बार गिवन बाय एडम स्मिथ। तो ये थोड़ा सा मुश्किल एमसीक्यूज़ है। इसमें हमने उन चारों की निशानदेही करनी है कि वो कौन से चार प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन हैं जो कि एडम स्मिथ ने बयान की हैं। तो बेटे आपने ये याद रखना है, आगे भी आपको काम आएगा, कि अगर आपसे ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाए या आपसे ये शॉर्ट में पूछा जाए कि एडम स्मिथ ने कौन कौन से बताए हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, ये चार जो हैं, यानी उर्दू में जो बनते हैं असूले मसावात, असूल तयक्कन, असूल सहूलत और असूल कफ़ायत। ये चार आप ये देखें कि ये चार आपको नज़र आ रहे हैं किस में, यानी कि ये पहले ऑप्शन में, ये जो ऑप्शन आपका है इसमें आपको वही चार नज़र आ रहे हैं जो कि एडम स्मिथ ने बयान किए हैं। बाकी जो है इसमें से अगर आप बी ऑप्शन देखें तो ये दो हैं, लेकिन अगले दो एडम स्मिथ के नहीं हैं। इसमें ये एडम स्मिथ का है, ये भी है, लेकिन बकिया दो नहीं हैं। इसमें आप ये देखें, ये एडम स्मिथ का है, ये नहीं है, ये भी एडम स्मिथ का है और ये नहीं है। तो अब बी, सी और डी ऑप्शन जो हैं इसमें एडम स्मिथ के कोई दो दिए हुए हैं, उनके प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन या एक दिया हुआ है। तो हमारा दुरुस्त जवाब वो होगा जिसमें चारों जो है एडम स्मिथ ने पेश किए होंगे, यानी 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन। तो बेटे ये याद रखना है कि एडम स्मिथ ने, एक तो बात ये है कि अगर आपसे सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि हु प्रेजेंटेड कैनन ऑफ टैक्सेशन,
तो उसमें आपका आंसर जो है वो एडम स्मिथ होगा। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन वर गिवन बाय, उसका जवाब भी एडम स्मिथ होगा। इसके बाद अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि एडम स्मिथ प्रेजेंटेड द कैनन ऑफ टैक्सेशन, इसमें 2 सूरतें हैं, या उनके नाम आएंगे या तादाद आएगी। तादाद आएगी तो 4 उसका आंसर आप लिखेंगे 4, और अगर आप से उनके नाम पूछे जाएंगे तो इस तरह के MCQs हो सकता है कि जिसमें चारों जो है वो कैनन ऑफ टैक्सेशन आपको बताए गए हैं। तो ये आपने इसको बड़ी एहतियात से बेटा याद करना है। इसके बाद हम अब आगे जो है वो मूव करते हैं, हमारा अगला MCQ उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट MCQ है बेटे कि डायरेक्ट टैक्स इज़, ये क्वेश्चन है आपका। डायरेक्ट टैक्स इज़ उर्दू में जो बनेगा कि बराह रास्त टैक्स है, बराह रास्त टैक्स है। तो आंसर पहले हम इसके लिखते हैं ABCD। पहला इसमें ऑप्शन है इनकम टैक्स, बी ऑप्शन है प्रॉपर्टी टैक्स यानी जायदाद टैक्स, सी ऑप्शन है वेल्थ टैक्स, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल दीज यानी ये तमाम। ठीक है, तो वही तरीका है जो आपको पहले समझाया था MCQs को सॉल्व करने का, कि सबसे पहला काम तो बेटे ये है कि आपने ये देखना है कि सवाल आपसे क्या पूछा गया है, डायरेक्ट टैक्स। तो आंसर आप उस वक्त इसका लिख सकते हैं जब आपको ये इल्म होगा कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। बेसिकली जब हम टैक्स की टाइप्स की बात करते हैं तो उसमें एक टैक्स आ जाता है जिसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट लफ्ज़ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिसके दरमियान में कोई वास्ता ना हो, बराह रास्त। ये वो टैक्स होता है जिसका इंसिडेंस और पेमेंट सेम पर्सन करता है, यानी ऐसा टैक्स जो जिस शख्स पे लगाया जाता है वो उसका बर्डन किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, यानी ये इसका डायरेक्ट टैक्स है। मसलन गवर्नमेंट अगर किसी फ़र्द पे टैक्स लगाती है तो वो उसे अदा करता है। जैसे सिंपली हम बात करते हैं कि जहाँ पर हम 2 लेते हैं, एक तरफ हम गवर्नमेंट ले लेते हैं, एक तरफ ले लेते हैं हम टैक्स पे। अब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है इस पर और ये गवर्नमेंट को पे कर देता है, तो ये हो जाता है डायरेक्ट टैक्स। को ऐसा टैक्स जो जिस शख्स पे लगाया जाता है वो उसका बर्डन किसी दूसरे को मुंतकिल नहीं कर सकता, यानी उसके का इंसिडेंट और उसकी पेमेंट जो है वो सेम पर्सन करता है। इस हवाले से हम बात करते हैं। ये तो हमारे क्वेश्चन हमारी समझ में आ गया कि ये वो टैक्स, ये हमसे वो टैक्स पूछा जा रहा है जिसका बर्डन किसी दूसरे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, तो हमसे उस टैक्स की बात हो रही है। तो ये जानने के बाद कि क्वेश्चन हमारा कौन था, अब हम बात करते हैं इसकी। पहला इसमें ऑप्शन जो है बेटे वो है ये वाला इनकम टैक्स। तो क्या इनकम टैक्स जो है ये आमदनियों पे लगता है, कमाई पे लगने वाला टैक्स होता है? तो ये जिस शख्स की कमाई पे लगता है वही अदा करता है। ये नहीं होता कि भाई एक शख्स की इनकम है तो टैक्स कोई दूसरा फ़र्द अदा करे, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इनकम टैक्स है ये डायरेक्ट है।
अगर हम उसकी तारीफ़ के मुताबिक, जिस तरह से हमने ऊपर पढ़ा है कि ऐसा टैक्स जो जिस शख्स पे लगाया जाता है उसे वही अदा करता है, उसका बर्डन किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो आमदनी टैक्स की तो पहला ऑप्शन है आमदनी टैक्स यानी इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि इनकम टैक्स जिस शख्स पे लगाया जाता है वही उसे अदा करता है, इसका बर्डन किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं। उसके बाद है दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स। ये भी वो टैक्स है कि जो जिस शख्स पे लगाया जाता है वही उसे अदा करता है, यानी जिसकी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है वही शख्स उसे अदा करता है। तो इसके भी किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करने के जो है वो मतलब अमकानात नहीं, मतलब सूरत ही नहीं है कोई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला ऑप्शन है बेटा ये वेल्थ टैक्स, दौलत टैक्स होता है। ये भी अपनी नौइयत के एतबार से डायरेक्ट होता है, क्योंकि ये जायदाद पे लगने वाला, ये दौलत पे लगने वाला टैक्स होता है, तो इसका बर्डन भी किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। और चौथा ऑप्शन हमारे पास है आल दीज। आल दीज का मतलब ये है कि ये और ये सारे। तो हमारा ये ऑप्शन दुरुस्त है। की वजह क्या है कि हमने जितने भी टैक्सों की बात की है, ये इनकम टैक्स, ठीक है जी, आप इसे जो है ये हमारे पहला ऑप्शन क्या है कि ये आमदनी टैक्स, इसे इनकम टैक्स भी आप लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि ये जायदाद पे लगने वाला टैक्स है, जायदाद टैक्स, और ये है दौलत टैक्स है। और चौथा ऑप्शन क्या है कि ये तमाम। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी हमने ऊपर बात की है कि ये वाला जो है ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है और ये भी डायरेक्ट है, लिहाजा इसका हमारा ये ऑप्शन जो है आल दीज ये दुरुस्त है, क्योंकि तीनों वो जो है डायरेक्ट टैक्स हैं। और आखिर पे हमें डी ऑप्शन में ये पूछा गया है कि आल दीज यानी कि ये सारे ऑप्शन। तो इसमें बेटा ये सवाल जो है इसमें ऐसा हो सकता है कि हम जो है वो इसमें चूँकि ऊपर तो बात हो रही है डायरेक्ट टैक्स के हवाले से, इन ऑप्शन में से भी जो है वो हो सकता है। मसलन ये हो सकता है कि आपको ये लिख के दे दिया जाए कि इनकम टैक्स इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ, इनकम टैक्स इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ, यानी कि अगर यहीं से कोई सवाल अगर हम ये समझते हैं कि यहाँ से कोई बन सकता है, तो वो ये हो सकता है कि यहीं से हमें जो है वो कोई क्वेश्चन दे दिया जाए। मसलन यहाँ पे आ जाए कि इनकम टैक्स इज़, उसके बाद फिर आगे आपको ऑप्शन में जो है वो कोई 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। मसलन यहाँ पर ए बी सी डी, तो कोई आपको 4 टैक्सों के नाम बता दिए जाते हैं। मसलन यहाँ पर हम लिख देते हैं इनकम टैक्स के हवाले से कि ये इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है जी, इसके अलावा जो है वो रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है, और बी मसलन प्रोपोर्शनल टैक्स के, या नॉन ऑफ देम। यहाँ से हमने जो है आंसर से क्वेश्चन बनाया है, यानी कि आपसे ये इनकम टैक्सेस, तो इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है बेटा? अभी हमने पढ़ा है कि इनकम टैक्स जो है वो सॉरी इसमें हमने लिखना था एक और ऑप्शन, इनकम टैक्स चूँकि डायरेक्ट है, ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट, कि ये डायरेक्ट टैक्स है। तो आंसर आपका क्या बनेगा? ये वाला कि इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इसके अलावा इंडिविजुअली भी आपसे पूछा जा सकता है, इस इनकम टैक्स की बजाय लिख दें कि प्रॉपर्टी टैक्स इज़ द एग्जांपल ऑफ, तो भी आपने डायरेक्ट टैक्स लिख देना है। वेल्थ टैक्स इज़ द एग्जांपल ऑफ, तो उस पर भी आपने डायरेक्ट टैक्स लिख देना है, क्योंकि इनकम टैक्स
प्रॉपर्टी टैक्स और वेल्थ टैक्स तीनों जो हैं वो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल हैं इसकी अपना डायरेक्ट टैक्स की। तो ये बेटे हमारा अभी हमारा दूसरा लेक्चर था एमसीक्यूज़ के हवाले से। इंशाअल्लाह हम अगले भी जो है वो एमसीक्यूज़ कोशिश करेंगे कि उसमें हम किसी भी कोई भी उसका ऑप्शन हो सकता है, कोई भी सूरत हो सकती है, तो उसको हम हर ज़ाविये से उसको हर सूरत हर अंदाज से उसे सॉल्व करें। आप ये सॉल्व करें और अगर आपको उसके कहीं पर भी कोई परेशानी होती है या कोई बात आपकी समझ में नहीं आती तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उसकी वजाहत के साथ जवाब देने की। अल्लाह हाफ़िज़।